आइए पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो हमारे ध्यान में क्या आता है कि कोई भी सब्सटेंस हो, ठीक है, अगर मैं यहां पर बार मैग्नेट लू, ठीक है, तो बार मैग्नेट के सराउंडिंग में तो मैग्नेटिक लाइंस है, ये हमें पता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आयरन रखू, आयरन नेल्स रख दूं, है ना, आयरन फेलिंग्स रख दूं, आयरन फाइलिंग्स बोलते हैं जिसको, और या फिर प्लास्टिक या वुड रख दो यहां, तो हमारे कॉमन सेंस से अभी हमको पता है कि रोज की जिंदगी में कि आयरन यार अट्रैक्ट कर जाएगा, प्लास्टिक और वुड नहीं करेगा। तो ऐसा क्या हो गया कि मैग्नेटिक लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों से गुजर रही है, दोनों के पास से गुजर रही है, लेकिन आयरन अट्रैक्ट कर गया और प्लास्टिक वुड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी क्या अंदरूनी जो उनका कैरेक्टर है कि वो उनको मजबूर कर रहा है कि इसको अट्रैक्ट कर जाए और ये नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसी की बात करेंगे कि क्या होता है, ऐसे कौन से पैरामीटर्स है जिसमें हमने इसको बोल दिया कि यार ये तो मैग्नेटिक सब्सटेंस है या मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन इसको अरे यार ये तो नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, तो ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है इन मटेरियल्स के जिसके वजह से ये मैग्नेटिक कहलाया और इसको हम बोलते हैं कि नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर की चर्चा है, ये अंदरूनी स्ट्रक्चर की चर्चा है दोनों की। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम मैग्नेट को मेजरली 3 जगह पे कंपार्टमेंट में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, या पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो किसको डायमैग्नेटिक बोलना चाहिए, किसको पैरामैग्नेटिक बोलना चाहिए, किसको फेरोमैग्नेटिक बोलना चाहिए, कौन से मटेरियल्स हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिससे हमको ये पता चलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा थ्योरेटिकल, बहुत ज्यादा थ्योरी है वैसे, लेकिन इसको पॉइंट वाइज समझेंगे, लिखेंगे तो मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक काम करो कि यार ना किसी भी मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो, तो तुमको आइडिया आ जाएगा। जैसे तुमने इसमें किया कि आयरन को यार मैग्नेटिक फील्ड के आसपास रखा, तो यार ये अट्रैक्ट कर गया, है ना, और ये लोग नहीं किए, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि उसको कैसे समझना है। फिर और कौन से पैरामीटर्स हैं, जैसे अब टेक्निकल पैरामीटर्स, टेक्निकल पैरामीटर कौन सा था, हमने देखा था एक भारी भरकम नाम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कौन सा सिंबल था, ऐसा कुछ सिंबल था, इसको क्या पढ़ते हैं, काय, क्या बोलते हैं इसको, काय। ठीक है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आ गई तो उस मटेरियल की परमेबिलिटी, कि वो कितना ससेप्टिबल है, और उस मटेरियल की क्या क्षमता है, वो कितने मैग्नेटिक लाइंस को अंदर जाने दे रहा है, नहीं जाने दे रहा है, पेनिट्रेट कितना करने दे रहा है, तो परमेबिलिटी। है ना, तो रिलेटिव परमेबिलिटी हम लोग देखते हैं इसमें, म्यू आर। और क्या है, हमने सीखा है लास्ट लेक्चर में कि यार टेम्परेचर भी बहुत अफेक्ट कर जाता है ना। टेम्परेचर, अगर किसी को डीमैग्नेटाइज करना है मैग्नेट को, तो क्या करो, पटक दो मैग्नेट को, फेंक दो ऊपर से नीचे, या टेम्परेचर उसको गर्म कर दो, है ना, या रफ यूज करो। इसीलिए इन मैग्नेट्स को मैग्नेटिक कीपर्स में रखा जाता है। देखना, अगर तुम लोगों ने ऑनलाइन कभी जैसे Amazon या फ्लिपकार्ट पे वगैरह शॉपिंग करते हैं, तो मैग्नेट्स अगर रहते हैं तो उनको ऐसा बॉक्स में रखा जाता है, अलग अलग कंपार्टमेंट में, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस से उनके अंदर का जो स्ट्रक्चर है जिससे वो मैग्नेट बने हैं, मैग्नेट जैसा बिहेव करेंगे वो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है,
तो ये सारे मेन फैक्टर्स है, पैरामीटर है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिससे हमको ये समझ में आएगा कि किसको डायमैग्नेटिक बोलना चाहिए, पैरामैग्नेटिक बोलना चाहिए, फेरोमैग्नेटिक बोलना चाहिए। ये आज की बात है। ठीक है, चलो मैं मिटा देता हूं। देन चलो, तो हमें ये पता है, थोड़ा सा रिकैप मार लेते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी एक एटम में, तो एटॉमिक डाइपोल हमको मिल रहा है। ठीक है, और उसका कुछ मैग्नेटिक, अब करंट रहेगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट हम अपने राइट हैंड रूल से देते हैं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से वो उसका डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं। पर हर एक एलिमेंट या हर एक एटम मैग्नेटिक मोमेंट तो नहीं दिखाएगा, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट हर एटम का तो नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था हीलियम के केस में कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करता था, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल एटम इज 0। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला था कि ऑड नंबर अगर इवन है इन लास्ट ऑर्बिट, तो हमारे पास सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मैग्नेटिक मोमेंट आने वाली किसकी है, जिसका नॉन जीरो होगा, वो कौन है, जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ये हमने बोला। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसमें होंगे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो रहेगा। तो ये जनरलाइज डिस्कशन हमने किया। तो अब इसके वजह से 2 चीजें हो सकती है कि यार इंडिविजुअल एटम का कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। ठीक है, तो उसका अगर स्ट्रक्चर बड़े लेवल पे बना हो, बहुत सारे एटम से बना हुआ होता है, अगर एक 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीमीटर क्यूब का कोई मटेरियल लिया तो उसमें लाखों करोड़ों एटम्स हैं, तो अगर इसका एटॉमिक लेवल पे ही कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट मटेरियल का क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड हमको, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज 0, कुछ नहीं है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो 0। ये बात हमको समझ में आती है। ये केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि यार ये एक एटम है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो है, मतलब कुछ ना कुछ है, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन के केस में देखा था, या फिर नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो होगा। तो उसका एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग कि ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं किसी भी मटेरियल में, लाखों करोड़ों आइटम्स हैं, तो उसके पास उसका डोमेन, सॉरी डोमेन क्यों बोल रहा हूं मैं, आगे आएगा। हाँ, तो मैं बोल रहा हूं कि जो भी डाइपोल मोमेंट्स है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, यहां पे मिलेंगे हमको बहुत सारे, एंड दे आर रैंडमली अलाइन। तो भले ही हर एक इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक डाइपोल मोमेंट या हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है, हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, लेकिन इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो अभी भी 0 है, क्योंकि अगर हम इसका वेक्टर सम करेंगे तो इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो अभी भी 0 हो जाएगा। तो दोनों केस में, इस केस में भी और इस केस में हमको नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 मिल रहा है, तो करे कैसे? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लगा देंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो उसका बिहेवियर चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये मटेरियल है जिसका एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, ठीक है, तो ये कैसे बिहेव करेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगा दिया, अगर दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे बार मैग्नेट लिया मैंने, एक्सटर्नल मैग्नेटिक भी बना देता हूँ सीधा सीधा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इसके अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि अब इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना,
तो इसका कुछ ऐसा बिहेवियर हो जाता है कि यार ये तो रिपेल करने लग गया, अब इसको ये मटेरियल इसको रिपेल करने लग गया। व्हेनेवर अ मटेरियल लाइक दिस इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसा कुछ हो जाएगा इसमें कि ये रिपेल करने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जितना आप दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दूर जाने की कोशिश करेगा। तो ये ऐसे सब्सटेंस मोस्टली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि whenever kept in an external magnetic field they will weakly repel, थोड़ा सा रिपेल, एकदम ही ऐसा भाग नहीं जाएगा दूर पर रिपेल कर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा अभी सोचते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। सो डायमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा क्यों बिहेवियर रखते हैं ये हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास है डायमैग्नेटिक मटेरियल जिसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड तो 0 है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग लेके आते हैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इसके अंदर जो एटम्स है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमने अगर कोई बार मैग्नेट लिया सर्कुलर लूप में, एक रिंग में, और इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड अगर जा रही है, व्हाट विल हैपन कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड रहती है तो इसमें क्या हो जाता है, करंट इंड्यूस हो जाता है, राइट, करंट इंड्यूस हो जाता है। एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट इट विल अपोज direction of induced current. It's such that it will oppose the very cause which has generated it. मतलब जिसने उसको जन्म दिया वो उसको ही निकाल रहा है बाहर। ठीक है, ऐसा ही कुछ हो गया। तो अगर ये मैग्नेट है और ये रिंग है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा कि ये इसको अपोज करेगा, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज होगा इस केस में। ठीक है, ऐसा होगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है एक्सटर्नल तो ये खुद इसको नॉर्थ पोल बन के ये फेस नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, ये इसको रिपेल कर लेगा। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो यहां पे छोटे छोटे करंट लूप्स बन जाते हैं। ठीक है, डायमैग्नेटिक मटेरियल में, क्योंकि वो एटम और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह से बिहेव करने लगेंगे कि जब भी उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगा वो रिपेल करेगा। समझ में आ रहा है? तो डायमैग्नेटिक मटेरियल जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखेंगे, है ना, उसके अंदर छोटे छोटे करंट इंड्यूस हो जाएगा और द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी दैट इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड will oppose the external magnetic field। समझ में आ रहा है? तो ऐसा हो रहा है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जब भी हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल करेगा, मतलब ये दूर जाने की कोशिश करेगा, सो इट विल वीकली रिपेल and will move from strong magnetic field to weak। तो strong to not strong, जैसा जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वीक रहेगा, तो इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक एरियाज मैग्नेटिक फील्ड के। तो ऐसा सब कुछ हमको देखने को मिलता है। फिर अगर हमने इसका मैथमेटिकल एनालिसिस किया तो हमको मिलता है कि इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो मटेरियल का है, दैट इज का है, इज अराउंड फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल कितना, -10⁻⁻3, ये बड़ा नंबर है, इनटू -10⁻⁹, इस रेंज में होता है। ठीक है,
तो माइनस में वैल्यू है इसकी। इसका मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ड्यू टू दिस इंड्यूस करंट, वो अपोजिट डायरेक्शन में इसके, तो इसका इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम ये लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं हमेशा, यहां पे ध्यान दीजिए कि I, that is magnetization, the magnetization vector is directly proportional to the what? Magnetic field intensity. Magnetic field intensity ना, कि जितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोगे उतना अंदर के डाइपोल ऐसे अरेंज होंगे कि ये बढ़ेगा। पर इस केस में क्या हो रहा है कि I is exactly opposite, तो माइनस ऑफ H, तो काय की वैल्यू आएगी निगेटिव। तो यहां पर जो वैल्यू आई है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, वो कैसे आई है, निगेटिव आई है। कैसे आई है, निगेटिव आई है। ये बात समझ में आ रहा है, थोड़ा रैंडमली लिख रहा हूं इधर उधर, पर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड जो डेवलप हुई है वो एकदम वीक मैग्नेटिक फील्ड है फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से भी कमजोर, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू निगेटिव है। रिलेटिव परमेबिलिटी आप इससे जान ही सकते हो कि रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय, ये आपको पता है। तो निगेटिव आया तो 1 माइनस जो भी वैल्यू होगी, अब ये बहुत छोटी वैल्यू होगी, इसकी वजह से रिलेटिव परमेबिलिटी कम हो जाएगा। इसकी वजह से रिलेटिव परमेबिलिटी देखो ना, ये माइनस में है, मतलब ये आएगा 1/10⁻³ निगेटिव में, तो माइनस कर दिया 0.001 होगा ये। तो 1 में से 1 माइनस 0.001 कर देंगे हम लोग, तो इसका रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक। और फिर टेम्परेचर का जैसे नॉर्मल सब्सटेंस पे जो बिहेवियर होता है कि जो एटॉमिक एजिटेशन होगा या एक्साइटमेंट होगा, एक्साइटेशन होगा, उस वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड कम ही होती है। तो ये जनरल फॉर्म में हम लोग बोलेंगे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को भी अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो जितना भी थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट हुआ है वो और कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अब एग्जैक्टली कौन से मटेरियल्स हैं जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो ये मिटा दूं, ये वाला तो समझ गया होगा आप लोगों को। कैसे, कौन से मटेरियल है जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कौन सा मटेरियल है। थोड़ा जानकर हैरानी भी होगी, ये इनकी जानकर हैरानी होगी। जैसे वुड हो गया, वाटर हो गया, मतलब जिसमें सॉल्ट, प्योर वाटर, सॉल्ट वगैरह मिक्स नहीं है, या फिर प्लास्टिक हो गया, ये तो आपको पता है कि यार ये डायमैग्नेटिक मटेरियल है। फिर जो कॉपर, गोल्ड, ये भी डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। अब एकदम हैरानी होगी आप लोगों को कि यार ये तो इतने अच्छे मैग्नेट है ना, फिर इनको इस कैटेगरी में क्यों डाल दिया, है ना, डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये तो अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, कि कॉपर अट्रैक्ट करता है या नहीं करता है। सिर्फ अट्रैक्शन की बात नहीं हो रही, कि जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब ऐसा कुछ हो जाएगा इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड का कि वो अपोज करेगा। तो सबसे भयानक इसमें है सुपर कंडक्टर्स, जो एकदम खतरनाक डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, जिनका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी -1 होता है। कितना? -1। ठीक है, कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब उनको रखेंगे तो रिपेल कर देगा इस मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब जब भी हम, अब ये पैरामीटर्स तो हर बार लिखने ही, हमको मिटा देता हूं। जब भी हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा। ऐसे जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, कुछ थोड़ी ही इसको पास करने की कोशिश करेगी, नहीं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बिल्कुल जाने नहीं देगा और रिपेल करेगा।
ठीक है, तो देखो यहां पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और जाने नहीं दिया इसको, ठीक है, क्योंकि इसकी अंदर जो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है, जो इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। समझ में आ रहा है? तो whenever a diamagnetic substance is kept in a magnetic field, we get such pattern जहां पर आपको रिपल करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं जिससे आपका फायदा होगा। ठीक है, यहाँ पर गोल्ड, यहाँ पर बिस्मथ, ये भी एक मटेरियल आता है ना। सुपर कंडक्टर का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ना, क्या है, दैट इज ऑल्सो -1। तो सुपर कंडक्टर तो हमको पता है कि हमें ऐसे लेवल पे मिलते हैं जैसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी सीखा होगा आपने, है ना, कि किसी का टेम्परेचर इतना कम कर दो कि उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो ही चेंज हो जाए और फिर वो अलग ही कुछ बिहेव करे, तो तब हमको सुपर कंडक्टर्स मिलते हैं। ठीक है, मेरे भी मुझे याद नहीं कि 1-2 साल पहले या 2 साल पहले की बात है कि नोबेल प्राइज मिला था सुपर कंडक्टर के ही रिसर्च में, है ना, अभी रिसेंटली। ठीक है, 1-2 साल पुरानी बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सब? तो डायमैग्नेटिक मटेरियल इस तरह से बिहेवियर आपको दिखेगा, उनका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपको पता होना चाहिए। फिर म्यू आर दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी, फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो कैसे बिहेव करते हैं, और टेम्परेचर। ये 4 चीजें याद रखो, बाकी सारी चीजें हम लोग कर लेंगे, मतलब समझ में आ जाएगा आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट मटेरियल इज, क्या होगा नेक्स्ट मटेरियल? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्या? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पैरामैग्नेटिज्म, ये जो फिनोमिनन है वो क्या है? पैरामैग्नेटिज्म मतलब क्या फिनोमिनन है कि हमने बोला था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी एटम है उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ना, होता है या तो नहीं होता। अगर होता है तो रैंडम डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, इनका 0 हो जाएगा। ये बात हमको पता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी मटेरियल का 0 हो सकता है, वेक्टर्स हम करेंगे उसका। तो नेचुरल स्टेट में तो मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करेगा, लेकिन अगर इसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गई अपनी इधर से, ये नॉर्थ साउथ अगर मैं लिख रहा हूं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे या तो रिपेल कर सकते थे डायमैग्नेटिक जैसे, या तो फिर अलाइन हो जाएंगे। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में पैरामैग्नेटिज्म हम लोग जो बोल रहे हैं, सो ऑल दिस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स, मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल एटम, है ना, वो क्या हो जाएंगे? दे अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दे अलाइन in the direction of magnetic field. ये अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और अलाइन करेंगे जब, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा। पूरी तरह से नहीं करते हैं लेकिन कर लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए मैं सीधा सीधा बना लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है इसके अंदर, वो तो अब स्ट्रांग हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो एक डायरेक्शन में अलाइन करने की वजह से यहां पर हमें क्या मिला? मैग्नेटिक फील्ड मिला। जो भी मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड है, वो तो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ये हमने देखा था। तो दोनों हमको मिल रहे हैं। ठीक, तो अब हमारे पास जो पहला पैरामीटर था कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद क्या होता है, हाँ, वो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। ठीक है, दूसरा कि उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितना है। अब ये वैल्यू है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी,
कि ये पॉजिटिव वैल्यू है पर स्मॉल वैल्यू है, पॉजिटिव है लेकिन स्मॉल वैल्यू है, बहुत ज्यादा एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट हमको नहीं मिल रहा है। तो जो मटेरियल्स है जिनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या रेंज में है, तो ये है पॉजिटिव 10⁻³ टू 10⁻⁶, ये रेंज में है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की कितनी थी, निगेटिव में थी, डायमैग्नेटिक की कितनी थी 10⁻³ टू 10⁻⁹, माइनस ऑफ, माइनस ये भी माइनस, निगेटिव में थी। इसका मतलब है कि नेक्स्ट रिलेटिव परमेबिलिटी अगर मैं निकालू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये मतलब ये भी बढ़ेगा, रिलेटिव परमेबिलिटी भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, थोड़े पॉइंट से बढ़ेगा, मतलब ये अगर 0.001 है, 0.00001 है ना, तो बढ़ने वाला ही है, जितना भी थोड़ा बढ़े लेकिन बढ़ेगा जरूर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। अब टेम्परेचर की बात आती है कि अगर कोई भी मटेरियल उसका टेम्परेचर बढ़ा है, तो टेम्परेचर कौन से पैरामीटर्स पे बढ़ता है, हमको पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैग्नेटिज्म कम होगा, लेकिन कैसे कम होगा वो हमको देखना है। तो देखते हैं, चलो ये मिटा दूं क्या, ये लिख लेना आप लोग प्लीज, ठीक। सुना, अब ये बात है 1895 की, कई नोटिशन, पेरी क्यूरी, इन्होंने एनालिसिस किया मटेरियल्स का कि जब भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर या मैग्नेटाइजेशन होता है, उसका जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो कितना ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इसके ऊपर उसका क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर क्या था हमारा, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर था क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हर एक रीजन में जो मैग्नेटिक मोमेंट हमको मिल रहा है ना, वो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कम हो जाएगा। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये एटॉमिक एक्साइटेशन की वजह से है ना, या एजिटेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसका कमजोर हो जाएगा। या बढ़ेगा कैसे, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन है तो हटाएंगे, ये आएगा क्यूरीज कांस्टेंट कैपिटल सी बाय टी। समझ में आ रहा है, ठीक है, ये रिलेशनशिप आता है इसमें। तो ये क्या है अपना मैग्नेटाइजेशन वेक्टर या मैग्नेटाइजेशन बोल दो इसको, और ये है क्यूरीज कांस्टेंट, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये है हमारा टेम्परेचर, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हम लोग इसको केल्विन में लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना रिलेशनशिप बनता है। तो इसको हम लोग फिर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, देखो कैसे चेंज होगा। ये मिटा दूं, ये मिटा देता हूं, देखो अब टेम्परेचर जो फैक्टर है इसमें I इज इक्वल टू काय H, मतलब मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कि जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड दोगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक, उतना अंदर से वो मैग्नेटिक बिहेव करने लगेगा, उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ने लगेगा। ये हमारा कंक्लूजन था लास्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखता हूं मैं, μ0H, ये भी लिख सकता हूं मैं कि अगर वो एयर में है, फील्ड में है, कि खाली जगह पे भी मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ेगा, है ना। वैक्यूम में जो भी मैग्नेटिक फील्ड है H से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं I इज इक्वल टू व्हाट, डायरेक्ट पुट कर देता हूं, I के जगह क्या, काय H इज इक्वल टू C, दैट इज क्यूरीज कांस्टेंट, μ0 by H by T। तो
कैंसिल हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर या मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर, और हमारे पास आया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू सी बाय टी। तो ये हमारा क्या है, रिलेशनशिप की ससेप्टिबिलिटी और इसके बीच का। तो इसको हम लोग और एक कर सकते हैं कि अगर म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय ऐसा दे सकता हूं मैं, तो यहां पर रिलेटिव परमेबिलिटी के हिसाब से भी इसको चेंज कर सकता हूं। तो यह आ जाएगा रिलेटिव परमेबिलिटी -1 इज इक्वल टू म्यू नॉट सी बाय टी। ये रिलेशनशिप आया। तो इससे हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, ये सब देख के। देखो ये भी आप फॉर्मूला रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, ठीक है, ये आपको पता ही है। अगर न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ आया तो इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस इससे हमारा कंक्लूजन क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ क्या हो जाएगा कि व्हेनेवर external magnetic field is increased, magnetization increases, ठीक है, and with rise in temperature which is given in the absolute temperature केल्विन में देंगे, तब मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आप याद रखो, एकदम बच्चों जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं है, बस 4 पैरामीटर कौन से बार बार चिल्लाना। एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में रखो उसका, दूसरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखो, रिलेटिव परमेबिलिटी देखो, टेम्परेचर देखो, खत्म हो गया। ठीक है, मटेरियल अपने को समझ जाएगा कि किसको पैरामैग्नेटिक बोल रहा है, किसको, है ना। तो ये जो फिनोमेनन है सारा, जब कुछ ये बता रहा है, दैट इज पैरामैग्नेटिज्म। और जो मटेरियल ये सब दिखाएंगे वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो कौन से मटेरियल है पैरामैग्नेटिज्म शो करने वाला, कौन से मटेरियल है बताओ। ये जो मटेरियल है पैरामैग्नेटिज्म शो करने वाले, क्या एग्जांपल है इनका, इनको याद रखने के लिए आप लिख सकते हैं MLM, मैग्नीशियम, और क्या होता है, L से क्या आता है, लिथियम, और आता है मॉलिब्डेनम। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल्स आते हैं। तो इन सारे मटेरियल्स को, या फिर ऑक्सीजन भी आता है इसमें, ऑक्सीजन है STP, वो भी एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, इसके साथ और एक कुछ पूछा जाता है कि ये क्या करेगा अगर ये इसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल को इसके अंदर रखेंगे, है ना, इसके अंदर रखेंगे तो क्या होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। तो वो तो, ये तो अच्छा मैग्नेट है ना, तो ये अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, तो अट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, सारा कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरह से अरेंज हो जाएगा, इट विल अट्रैक्ट। आई विल राइट इट डाउन हियर, ये बिठा देता हूं, ये लिख लेना कि जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो अच्छे से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़िया तरीके से जा रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन जा रहा है, अट्रैक्ट करेगा, ये अलाइन हो जाएंगे सब कुछ। और तो अट्रैक्ट करना मतलब इट विल मूव टुवर्ड स्ट्रॉन्ग, तो वीक से लेके वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। कौन, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए अगर आपको किसी ने बोला कि वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ गुजर रहा है, मतलब वो अट्रैक्ट हो रहा है ना, मतलब वो पैरामैग्नेटिक हो, बहुत ज्यादा नहीं है पर है। समझ में आ रहा है आपको। उसकी ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू पॉजिटिव है पर बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो पॉज करके बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं अभी मिटाता हूं इसको, आगे बढ़ते हैं।
ओके चलो, ठीक। अब फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, जो प्रॉपर्टी शो करेंगे है ना, उनको उस प्रॉपर्टी को बोले फेरोमैग्नेटिज्म। तो हमको पता है कि कोई मटेरियल है, उसके डाइपोल रैंडमली अरेंज होते हैं, कोई ऐसा फिक्स्ड अलाइनमेंट तो नहीं है, तो अभी भी नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पूरे मटेरियल का जीरो है। सो व्हाट विल यू डू कि हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेंगे जिसके अंदर हम लोग इस मटेरियल को रख देंगे, तो ये मटेरियल के सारे डाइपोल्स एक जगह अलाइन हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक कहानी में ट्विस्ट है। क्या है वो ट्विस्ट कि यार ये जो मटेरियल होता है ना, वो नेचुरली थोड़े से अलग होता है। थोड़े से अलग मतलब क्या, अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो ट्विस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये ऑलरेडी आयरन ऑक्साइड से बने हुए होते हैं, या फिर जो अर्थ मेटल्स है मतलब आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इन ये मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, पहली बार मैं मटेरियल का नाम बता रहा हूं स्टार्टिंग में। या फिर अल्निको या नेपरमैग, मतलब निकेल से बना हुआ परमैग्नेट, नेपरमैग। तो अल्निको किससे बना हुआ होगा, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, इससे बना हुआ होगा। नेपरमैग भी एल्यूमिनियम निकेल तो होता है उसमें, नेपरमैग में एल्यूमिनियम एंड निकेल होता है उसमें, और इसके साथ साथ आयरन भी होता है। ठीक है, नेपरमैग में, और शायद टाइटेनियम भी होता है। ठीक है, अब वो गूगल सर्च के पार्ट है, तो गूगल करो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये सारे मटेरियल में होता क्या है कि ये तो डाइपोल की जो मैंने बात की, इसका एक स्पेशल कुछ क्वांटम लेवल पे, क्वांटम मैकेनिक्स लेवल तो अपना नहीं है, अपने स्कोप के बाहर की चीज है। यहां पर एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज कपलिंग। या एक्सचेंज इंटरैक्शन बोलते हैं इसको, एक्सचेंज इंटरैक्शन। एक्सचेंज इंटरैक्शन मतलब क्या, अब तक तो हमको ये पता था यार, ये नेचुरली डाइपोल बनते हैं, हर एक एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है या नहीं होता। तो जिसमें होता है वो सारे मैग्नेटिक मूवमेंट हमने बना लिए। ठीक है, और हर एक पर्टिकुलर हमने देखा था कि एटॉमिक एक्साइटेशन, मैग्नेटाइजेशन वेक्टर में हमने देखा था कि मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो हर एक रीजन में कुछ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। तो ये हमने बोला था कि एक पर्टिकुलर, ये सारे आइटम ऐसे कुछ अलाइन हो जाएंगे जिसमें नेट मैग्नेटिक मूवमेंट एक डायरेक्शन में होगा। लेकिन इन सारे मटेरियल्स में, ये सारे जो मटेरियल्स हैं,
इन सारे मटेरियल्स में जो चीज हो रही है दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज कपलिंग। एक्सचेंज कपलिंग मतलब क्या कि ये इस तरह से नहीं दिखेगा, ये इस तरह से नहीं होगा, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसके अंदर कुछ छोटे छोटे रीजन्स बन जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज कपलिंग कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इस पर्टिकुलर एरिया में इतना होगा। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, कोई उनका डिफाइंड स्टेट नहीं है। अब मैं ऐसे बना रहा हूं, ऐसा कोई स्पेसिफिक उसका विड्थ नहीं होता, लेकिन मिलीमीटर क्यूब में होता है। 10⁻³ से लेके 10⁻⁶ तक, 10⁻³ मीटर टू 10⁻⁶। इसमें ये जो पर्टिकुलर रीजन्स बने हैं, ये जो रीजन बने स्पेसिफिक, जिसमें रीजन्स इन विच द अलाइनमेंट of magnetic moments is in particular direction, is in particular direction, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। ऐसे सारे रीजन्स को हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन्स। तो डोमेन्स का साइज इस रेंज में होता है, 10⁻³ इस रेंज में होता है, बहुत छोटा डोमेन्स होता है। तो ये कौन से फिनोमेना के थ्रू होता है? दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज एक्सचेंज कपलिंग। तो क्वांटम लेवल पे क्वांटम फिनोमेना बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। और ये जो इनके बीच में जो ये पार्टीशंस है, ये पार्टीशन दिस आर कॉल्ड एज डोमेन वॉल्स। तो डोमेन वॉल्स बोलते हैं। वो ऐसे पतली वॉल्स होती है जो कुछ फैक्टर्स अगर चेंज हो गए तो ये रप्चर हो जाएगी। जैसे टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर बढ़ा दो, हीट कर दो, इसको पटक दो तो डोमेन्स कोलैप्स कर जाएंगे। डोमेन कोलैप्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्लीज ये जो भी मैं लिखता हूं ये आप अगर लिख सकते हैं तो बेटर हो जाएगा, लिख लो, ठीक है। ये सारे, तो ये इन सारे मटेरियल्स में होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेपरमैग, अल्निको, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, दिस इज मैग्नेटाइट, ठीक है, आयरन ऑक्साइड्स। ओके, मिटा दूं? तो ये जो डोमेन है इसका क्या होगा अगर मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, किसी भी मटेरियल को लेके आएंगे और उसको उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे। क्या ऑपरेशन? उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल दो, फिर टेक्निकल टर्म्स उसका ससेप्टिबिलिटी निकाल लो, या उसका रिलेटिव परमेबिलिटी निकाल लो, या फिर उसका टेम्परेचर चेक करो। दवाखाने में डॉक्टर, हॉस्पिटल में डॉक्टर ये करता है ना कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर, वजन मेजर करेगा, टेम्परेचर लेगा, ब्लड टेस्ट लेगा, उसी टाइप से अपन भी इनका ऑपरेशन ही कर रहे हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो चलो शुरू करते हैं। एक्सचेंज कपलिंग की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। ये मटेरियल भी हटा देता हूं, अपने को काम में आएगा। देन आपको बोला गया है, देखो मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं उसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मटेरियल है इसको हम जो
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, इसके अंदर ये डोमेन बन गया, ये डोमेन वॉल से कोई ऐसा स्पेसिफिक डोमेन वॉल है ना। तो जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे इसको, तो ये जो डोमेन है ना, जो अलाइन हो सकते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, वो अपना रीजन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपना एरिया बढ़ाएंगे। मतलब ये जो भी एक साइड में ऐसा, इसको अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है तो एकदम सिंपल वे में बना सकता हूँ, 4-5 ही बना सकता हूँ डोमेन। ऐसा एकदम 4 डोमेन बना दिया, ठीक है। तो सपोज इसका डायरेक्शन यहाँ पर है, इसका डायरेक्शन ऐसा नीचे है, इसका डायरेक्शन नीचे है, ठीक है, इसका डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। तो क्या होगा, जो डोमेन, जो रीजन्स में डाइपोल मैग्नेटिक, उनका जो मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो बढ़ने लगेगा, अपना एरिया कैप्चर करने लगेगा बड़ा, है ना, और वो धीरे धीरे सबको अपने जैसा ही बनाने लगेगा। तो ये जो मैग्नेट, तो इसका स्ट्रेंथ बढ़ गया, है ना। या फिर मैं इसको अच्छे से बनाता हूं, थोड़ा सा कच्चा हो गया। ऐसा बनाता हूं, 4 डोमेन बनाए थे मैंने, ठीक है। ऐसा कुछ है डोमेन का स्ट्रक्चर। और जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको आके भिड़ती है, तो क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट जिसका अलाइन है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो ज्यादा रीजन वो कैप्चर करेगा, बाकी सब छोटे छोटे हो जाएंगे, है ना। ऐसा कुछ होगा, यार ये छोटा हो गया, यही बड़ा हो रहा है अब, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस करके ये बड़ा बड़ा होते जाएगा, तो इसका डोमिनेंस बढ़ेगा, तो ये अलाइन हो गया और बाकी को एकदम निग्लिजिबल कर दिया इसने। जो भी डोमेन्स है, जो भी आइटम्स है, वो एक डायरेक्शन में, उनका मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और एक पॉइंट के बाद सारे डोमेन्स क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, और ये बहुत ही तगड़ा मैग्नेट बनेगा। इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होगी, है ना, वो ऑलरेडी पहले से डोमेन बनने की वजह से थोड़ा बहुत तो अच्छा ही था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, उसका नेचुरल स्टेट में भी हमको मिलता है, या फिर नहीं भी मिलता तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत अच्छे मैग्नेट्स बनते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स या परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट्स बनते हैं, समझ में आ रहा है। तो परमानेंट जब मैग्नेट्स बनते हैं ये, तो इस डोमेन्स के अलाइनमेंट की वजह से, डोमेन बढ़ने की वजह से बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो अब सेकेंड पैरामीटर तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वाला था। दूसरा क्या था अपना, दूसरा अपने लिए जरूरी क्या है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है इनकी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनकी 10⁻³ 10⁻², इतने रेंज में है, मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत, मतलब अब तक हमने पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक था, उससे तो बहुत ज्यादा है, उनका तो माइनस में था। तो उसके वजह से क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी 1+, ये भी बढ़ गई, ये भी ज्यादा है, ठीक है। सो वैल्यू इज पॉजिटिव एज वेल एज लार्ज, ये हमको पता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देन फोर्थ पैरामीटर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हमने क्यूरी साहब ने, उनके मैडम थे, पता नहीं, ठीक है, याद नहीं है मुझे, मैडम क्यूरी बोलते थे, वही है क्या पता नहीं, हाँ पेरी क्यूरी, याद नहीं है मुझे। तो उनका जो रिलेशनशिप था, है ना, इसमें हमको क्या बोला था, मैग्नेटिकाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ा हो गया तो मैग्नेटाइजेशन कम होगा। तो इस केस में भी ऐसा ही होता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ा
लेकिन इसमें और एक खास बात होती है कि टेम्परेचर अगर बढ़ा, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे थ्रेशोल्ड बोलते हैं ना हम लोग, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्यूरी टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया 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 तो ये जो डोमेन है ये कोलैप्स कर जाते हैं, ये जो डोमेन है वो कोलैप्स कर जाते हैं, और फिर से जो नॉर्मल अपना डाइपोल मोमेंट था, मैग्नेटिक मोमेंट जो नॉर्मल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में आपने देखा था, तो वैसा ही दिखने लगता है। सो इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड द क्यूरिस टेम्परेचर, ठीक है, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल विल बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। बिकॉज क्या हो जाता है, डोमेन कोलैप्स हो जाते हैं। क्या हो जाता है, डोमेन कोलैप्स हो जाता है, and the temperature at which the domain collapse for a particular material, हर मटेरियल के लिए अलग अलग टेम्परेचर होगा, है ना, मतलब आयरन के लिए अलग होगा, कोबाल्ट के लिए कुछ टेम्परेचर जो क्यूरिस टेम्परेचर और डिफरेंट होगा, निकेल के लिए डिफरेंट होगा, तो हर टेम्परेचर का हर मटेरियल का अलग अलग क्यूरिस टेम्परेचर होता है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हम लोग रिलेशनशिप बना सकते हैं इनके बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है टेम्परेचर का। तो देखो डोमेन कोलैप्स तो बोल दिया मैंने, पर अगर डोमेन कोलैप्स हो गए तो वो मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसा बिहेव करने लगता है, बन जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डोमेन कोलैप्सिंग। ठीक है, बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर। तो इसका जो रिलेशनशिप है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है ना, अलग अलग टेम्परेचर है, तो इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वही चेंज हो गया ना। इसका मतलब ये पैरामीटर्स तो चेंज हो गया ना बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर। पैरामैग्नेट बन गया मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उसका बहुत कम हो गया। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच का जो ग्राफ है, स्टैंडर्ड ग्राफ है, वो ऐसा आता है कि व्हेन द टेम्परेचर इज वेरी लो, नॉर्मल टेम्परेचर में, तो कम टेम्परेचर पे अच्छा मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है कोई भी मटेरियल। तो अगर वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो बहुत अच्छा, फिर एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होता है। एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, यहां पर अगर वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, दैट इज क्यूरिस टेम्परेचर, है ना, ये टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, एरोस दिखाया है, तो इसके बाद वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जैसा बिहेव कर रहा है। समझ में आया आप लोगों को? तो इस तरह का आपको एक स्टैंडर्ड ग्राफ, तो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर, ये जो रिलेशनशिप हमने बनाया था, दैट इज देयर। ठीक है, तो फेरोमैग्नेट, पैरामैग्नेट और ये सारे जो मटेरियल्स हैं, इसमें जो भी कुछ होता है वो आपके सामने है। प्लीज इसको थोड़ा बहुत पढ़ो। ठीक है, थ्योरी है, रट्टा मत मारो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, बेटर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। जो भी अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो मुझे बता देना, मैं इसको कवर कर लूंगा नेक्स्ट इसमें। चलिए, थैंक यू सो मच।